हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे जी साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम उसका सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जी कि साइटोप्लाज्म जो है उसके क्या रोल है, साइटोप्लाज्म क्या काम कर रहा है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। पहले हम जो है इसको स्टार्ट से डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक मटेरियल फाउंड विद इन द सेल्स। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स क्या चीज है, ये एक ऐसा मादा होता है और ऐसा मादा होता है जो कि तमाम के तमाम सेल्स के अंदर पाया जाता है और इसकी जो नेचर है वो क्या होती है, जेल लाइक। अगर हम फिजिकली इसको देखें तो वो कैसे होता है, जेल लाइक, या अक्सर लिखा होता है जी जेली लाइक, मीनिंग जो है वो सेम ही है, ठीक है। मतलब जो जेली लाइक या जेल लाइक का मतलब क्या होता है कि वो सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ना वो ठोस हालत में होता है, ना वो लिक्विड हालत में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। उनके दरमियान जो एक स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं जी सेमी सॉलिड फॉर्म। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारा जो है साइटोप्लाज्म एक मटेरियल है जो कि तमाम के तमाम सेल्स के अंदर पाया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है एक सेल की। लेट्स सपोज ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको रेड कलर से बाउंड्री नजर आ रही है सेल के बाहर, ये कहलाती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है जी न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस। और ये जो चीज है ब्लैक कलर से आपको नजर आ रही है ये कहलाती है जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जितना भी ये एरिया है, जितना भी ये इलाका है, ये सारा का सारा ये असल में कहलाता है जी साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसकी फिजिकली जो नेचर होती है वो जेली लाइक या जेल लाइक होती है। जैसे जेली होती है ना, ना वो पूरी ठोस होती है, ठीक है, ना वो बहुत सख्त होती है, ना ही क्या होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ना वो फ्लो कर सकती है। तो ऐसा ही हमारा साइटोप्लाज्म होता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स इस साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, यानी सॉल्युबल होता है, हल प्रिसीज होता है, ठीक है, और एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। जो इसका सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं जी साइटोसोल, ठीक है। अब सॉल्युबल कैसे है इसको जरा आप समझ लें कि इसको हम सॉल्युबल क्यों बोलते हैं। इसको हम सॉल्युबल पार्ट भी कहते हैं या सॉल्यूशन की फॉर्म में ये होता है, इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। असल में स्टूडेंट्स सॉल्यूशन आप जानते हैं, सॉल्यूशन क्या चीज होती है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल हल होता है, ठीक है। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल हल हो तो हम उसको क्या कहते हैं जी, ये सॉल्यूशन है। जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पानी है उसके अंदर हम चीनी को हल करते हैं, ठीक है, या पानी को में जो है नमक को हल करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से जो है साइटोसोल सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। और जो दूसरा हिस्सा है साइटोप्लाज्म का वो स्टूडेंट्स होता है जी ठोस हालत में होता है, मतलब कि वो किसी सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होता, ठीक है। और ये भी नेचर ने जो है बड़ी नेचर की जो एक आप कह लें करम नवाजी है कि जो हमारा सेल बरकरार है। अगर मिसाल के तौर पर ये जो इनसॉल्युबल पार्ट है ये ना होता, इसमें हम देख लेते हैं कि इनसॉल्युबल पार्ट में क्या क्या है। इनसॉल्युबल पार्ट में ऑर्गेनेलीज होती हैं, साइटोस्केलेटन होता है। ऑर्गेनेलीज स्टूडेंट्स उनके अपने काम है, अपना अपना फंक्शन है हर ऑर्गेनेली का। अगर जो है वो ये इनसॉल्युबल पार्ट ना हो, मतलब ये भी हल हो जाए, ऑर्गेनेलीज भी हल हो जाए, साइटोस्केलेटन भी हल हो जाए किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा, उनके फंक्शंस तबाह हो जाएंगे सारी ऑर्गेनेलीज के, सारी साइटोस्केलेटन के, जिससे क्या होगा, सेल का फंक्शन ही नहीं रहेगा, सेल जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक हो गया। सो इनसॉल्युबल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्युबल पार्ट साइटोसोल को हम जो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, साइटोसोल जो है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये सॉल्युबल पार्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक जो है सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट होगी। तो जो सॉल्वेंट है यहाँ पर वो होता है जी वाटर, और 90% जो है स्टूडेंट्स वाटर होता है साइटोसोल के अंदर, 90% वाटर होता है, ठीक है। और उस वाटर के अंदर जो है सोल्यूट्स जो है वो हल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। वो सोल्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्टूडेंट्स मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हैं ना, ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी सेल के अंदर लाइफ को, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी हैं। अगर आप ये मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी सेल के अंदर ना हो या ये कम हो जाए
तो क्या होगा, वो सेल जो है वो बरकरार नहीं रह पाएगा, लंबे अरसे तक वो सेल बरकरार नहीं रह पाएगा, वो डेड हो जाएगा वो सेल। तो होता क्या है असल में, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हल होते हैं इस 90% पानी के अंदर और बना देते हैं हमारा सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोसोल कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, साइटोसोल यानी जो सॉल्युबल पार्ट है वो भी उसके भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है ये ट्रू सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइटोसोल सोल्यूशन की फॉर्म में है ना, तो एक होता है जी ट्रू सोल्यूशन और एक होता है जी कोलाइडल सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या चीज होती है, फिर इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हल होते हैं। तो आप जानते हैं कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा तो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रू। ट्रू हम बोलते ही इसीलिए है कि वो मुकम्मल तौर पर हल होते हैं। और एक हिस्सा साइटोसोल का ऐसा होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, ठीक है, या वो थोड़ा बहुत जो है हल हो जाते हैं, बाकी वो इतना ज्यादा हल नहीं होते। इसको हम बोल देते हैं जी कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बड़ा होगा, बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, यही साइज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज बड़ा होगा और वो पानी के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं जी कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स दो तरह से पाया जा सकता है, या तो वो सोल की फॉर्म में पाया जाएगा या वो जेल की फॉर्म में पाया जाएगा। जो सोल होता है वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है, और जेल जो है स्टूडेंट्स ये विस्कस होती है, इसका गाढ़ापन ज्यादा होता है, जस्ट लाइक जो शहद होता है वो काफी गाढ़ा होता है। उसके बरक्स जो सोल है वो नॉन विस्कस है, जैसे पानी या दूध की आप मिसाल ले लें तो वो काफी कम गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू शहद। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है कि ये विस्कोसिटी जो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं कहूं कि जेल ज्यादा विस्कस है और सोल का कम विस्कस है या नॉन विस्कस है, तो ये बात किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है जी जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, पानी के अंदर वाटर के अंदर किसको मिक्स करने से, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है जब मिक्स होते हैं वाटर के अंदर तो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट्स अगर जो है वो वाटर की मिकदार, वाटर की जो अमाउंट है वो मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे कि ये नॉन विस्कस है, ठीक है। अगर जो है पानी की मिकदार मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे ये नॉन विस्कस है और ये सोल है, ठीक है। और अगर क्या हो कि जो पानी की जो मिकदार है, जो अमाउंट है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कम हो और मॉलिक्यूल ज्यादा हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये विस्कस है और हम इसको जेल बोल देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस, या हम साइटोसोल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मैंने एक कॉमन सेल की जो है स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एनिमल सेल ड्रॉ किया है। ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, ये कुछ ऑर्गेनेलिज मैंने ड्रॉ की है, इसके अलावा भी बहुत सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर जो है मैंने ली है एग्जांपल के लिए। और ये जो सेल के बाहर आपको बाउंड्री नजर आ रही है ये कहलाती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस क्या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल की जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जो सारा का सारा इलाका है ये साइटोप्लाज्म ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होता है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स ये जो आपको पेरिफेरल बोलते हैं जी किनारों वाला, साइडों पे, ये जो आपको किनारों पे जो साइटोप्लाज्म का एरिया नजर आएगा ना, ये जो सारा इलाका है ये कहलाता है जी एक्टोप्लाज्म, इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है। यानी जो किनारों पे जो सेल का इलाका है ये सारा एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और देखा ये गया है कि ये जो इलाका है ये ज्यादा विस्कस है, इसका जो गाढ़ापन है ये ज्यादा है, यानी एक्टोप्लाज्म ज्यादा क्या है, विस्कस है। और दूसरी तरफ जो चीज आती है वो ये है एंडोप्लाज्म, जो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस के करीब करीब आपको एरिया नजर आएगा, न्यूक्लियस के करीब करीब जो एरिया आपको जो इलाका नजर आएगा स्टूडेंट्स वो कहलाता है जी एंडोप्लाज्म। और देखा यह गया है कि ये लेस विस्कस है, इसका जो गाढ़ापन है ये कम है, न्यूक्लियस के करीब जो इलाका है ये लेस विस्कस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक टर्मिनोलॉजी लिखी गई है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये क्या चीज होती है, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, कि जो मूवमेंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म की अज्जा हैं, ठीक है,
यानी साइटोप्लाज्म के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, साइटोप्लाज्म जिन चीजों से मिलकर बना है उनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। अब इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फायदा ये होता है कि जब साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स मूव करते हैं ना, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें सेल की एक साइड पे एक मटेरियल चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, और वो मटेरियल वहां पर मौजूद नहीं है या वो कम है, तो क्या होगा, मूवमेंट से वो मटेरियल वहां पर आ सकता है। तो इस तरह जो मटेरियल्स हैं सेल के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस से। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस सभी सेल्स के अंदर नहीं होती, ये एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। ये होता है जी प्लांट सेल्स के अंदर, फंगल सेल्स के अंदर, और कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल्स नहीं होते, इनके अंदर जो है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं जी फंक्शंस। नेक्स्ट लास्ट पे हमारा ये रह गया कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या काम कर रहा है हमारे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम जो है साइटोप्लाज्म वो ये करता है कि स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल्स करता है जी। असल में ये स्टोर हाउस है, ये जो है स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केमिकल्स के स्टोर के लिए। अब वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो सकते हैं जी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, कुछ फैट्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इन केमिकल्स का क्या फायदा है, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये जितने भी केमिकल्स है ना, मिसाल के तौर पर मैं ग्लूकोज की मिसाल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये असल में एनर्जी जो है लेने के लिए सेल को बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सेल जब भी जो है एनर्जी सेल को चाहिए होगी, क्या करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उनको तोड़वाएगा और क्या करेगा जी, एनर्जी ले लेगा। तो इस तरह से अगर ये केमिकल्स जो हैं ये मौजूद होंगे, स्टोर होंगे वहां पर, तो तभी तो सेल को प्रोवाइड करेगा ना जब भी जरूरत होगी साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो जो पहला फंक्शन है वो है जी स्टोरेज करना केमिकल्स की। अगर तो सेल को एनर्जी चाहिए तो इनको तोड़ लेगा, और अगर सेल को जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स चाहिए तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़ा मॉलिक्यूल, मतलब ये मोनोमर्स है। असल में ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये मोनोमर्स है, ये जब मिलते हैं तो पॉलीमर बन जाते हैं। अगर सेल को बड़ा मॉलिक्यूल जो है चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए, तो क्या करेगा, इनको आपस में मिलाएगा और बड़ा मॉलिक्यूल जो है पॉलीमर जो है वो हासिल कर लेगा। जो अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेल साइटोप्लाज्म का स्टूडेंट्स, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने चीज लिखी है जी मोस्ट ऑफ द, मतलब अक्सर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते। कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है उसके अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो क्रैब साइकिल हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो कहने का मकसद ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लेकिन सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो ये जरूरी नहीं है। तो वो कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस है, असल में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, 3 मिसालें यहाँ पर लिखी हैं जी। पहला है जी ग्लाइकोलाइसिस, या इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस ये क्या प्रोसेस होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर स्टूडेंट्स असल में क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसको हम तोड़ते हैं और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये असल में एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस होता है। अगला जो है वो प्रोसेस होता है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन असल में कहलाता है स्टूडेंट्स एमआरएनए के मॉलिक्यूल से प्रोटीन का बनाना, यानी आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ये कहलाता है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या हुआ जी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो कहलाती है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स होता है जी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या चीज है, फैटी एसिड्स या जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स से जो एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जी बीटा ऑक्सीडेशन, और ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। सो इसके हमने फंक्शंस देख लिए कि एक तो ये कुछ केमिकल्स के स्टोर के लिए यूज होता है, ठीक है,
और उसके बाद जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो भी इसके अंदर हो रहे होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस। और एक और चीज आपने जो ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये कि जैसा कि हमें पता है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो फंक्शंस ऑर्गेनेलीज के होंगे, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि ये एनर्जी देता है सेल को, या पावर हाउस है सेल का, हम इसको जो है दूसरा नाम पावर हाउस भी बोल देते हैं। तो जो फंक्शंस ऑर्गेनेलिस के होंगे उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट हम साइटोप्लाज्म को भी देंगे क्योंकि वो जगह दे रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पहले देखा कि साइटोप्लाज्म क्या चीज होती है, उसके बाद हमने उसके सारे स्ट्रक्चर को देखा, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, ठीक है। उसको जो है हमने डायग्रामेटिकली देखा कि वो कौन सा इलाका है सेल के अंदर जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स देखा जी एक्टोप्लाज्म को देखा, एंडोप्लाज्म को देखा और साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को डिस्कस किया। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो है वो परफॉर्म कर रहा है।